मैं हूं हसीब भट्टी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस वक्त मुल्क में जो तहरीक अदम एतमाद के हवाले से जो ख़बरें चल रही हैं उसमें कितनी कुछ सदाकत है। कोई कहता है कि मेरे पास पूरे नंबर है, हुकूमत की जानब से कहा जाता है, जबकि अपोजिशन कहती है कि मेरे पास जो नंबर हैं वो हमारे पूरे हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं हमारे दरीना साथी और इंतहाई बाखबर हैं ये, और इनके पार्लिमानी रिपोर्टर हैं और इनके पास अंदर की खबर होती है, चूँकि ये इक़्तिदार के ऐवानों में काफ़ी इन हैं। नादर गुरमानी उनसे पूछते हैं कि जी क्या सूरत हाल है, वो क्या देख रहे हैं। भट्टी साहब, इस हवाले से इस वक्त जो सूरत हाल है, जो मुस्लिम लीग काफ के मुज़ाकरात हुए हैं, पीपल्स पार्टी के साथ MQM के मुज़ाकरात हुए हैं, उसमें अगर आप देखें तो तकरीबन सूरत हाल जो है वो बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है। 3 हुकूमत की इत्तेहादी जमातें हैं जिसमें MQM, बलूचिस्तान अवामी पार्टी और मुस्लिम लीग काफ है। अब दोनों के अगर आप वोट काउंट करें तो तीनों जमातों के टोटल वोट जो हैं वो 17 बनते हैं। इस वक्त अपोजिशन के पास 162 वोट हैं और हुकूमत के पास 179 वोट्स हैं। अगर ये तीनों जमातें अपोजिशन के पास आ जाती हैं, वो तो आपको भी पता है कि फिर हुकूमत के पास 162 रह जाएंगे और अपोजिशन के पास 179 रह जाएंगी। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि क्या ये तीनों जमातें अपोजिशन की तरफ आ रही हैं या नहीं। तो ये जो 2 दिनों तक मुलाकातें हुई हैं, जो डेवलपमेंट सामने आई है, उसमें ये बिल्कुल वाज़ेह है कि मुस्लिम लीग काफ ने भी ग्रीन सिग्नल दिया है कि वो अपोजिशन के साथ है। लेकिन MQM के तो तकरीबन 95% जो मामलात हैं वो सिंध हुकूमत के साथ तय पा गए हैं। उन्होंने कोटा जो मांगा है, जो शेयर सिंध हुकूमत में मांगा है, ब्यूरोक्रेसी में, जॉब्स के हवाले से, वो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने मान लिया है। और इसके बाद अब MQM और काफ लीग और इसके साथ साथ बलूचिस्तान अवामी पार्टी के मुज़ाकरात जारी हैं। चौधरी शुजात हुसैन साहब के साथ भी हमारी मुलाकात हुई, परवेज़ इलाही साहब से भी बातचीत जो सामने आ रही है, उसमें आप देखें तो हुकूमत की इत्तेहादी जमात जो है वो इस वक्त खुल के वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ बातें कर रही है। उनके बयानात, उनकी जो अपोजिशन एक तरफ जहाँ पर तनकीद कर रही है, वहीं हुकूमत की अपनी इत्तेहादी जमात जो है मुस्लिम लीग काफ, वो भी खुल के तनकीद कर रही है। तो इससे वाज़ेह होता है, और जो फ़ैसले जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी को इंगेज किया जा रहा है, आप उसमें भी देखें तो जो नाराज़ ग्रुप है वो सिर्फ MQM और काफ लीग से मुज़ाकरात कर रहा है, जिसके बलूचिस्तान अवामी पार्टी के तो मेंबर चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी भी हैं, लेकिन वो इंगेज नहीं हैं। तो जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी का नाराज़ ग्रुप है वो भी इस वक्त अपोजिशन की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। अब मुस्लिम लीग काफ की जानिब से ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि इन दिनों आज या कल तक हतमी ऐलान किया जाएगा कि वो अपोजिशन के साथ हैं या नहीं। लेकिन जो डेवलपमेंट अभी तक की सामने आ रही है उसमें ये बड़ा वाज़ेह है कि MQM के बाद अब मुस्लिम लीग काफ और बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने भी अपोजिशन को ग्रीन सिग्नल। देखिए, नादर गुरमानी जो है, आप इन्हें नाजरीन इन्हें TV के ऊपर देखते होंगे। बड़े बड़े लोग जो वज़रा के साथ या हुकूमती अरकान के साथ भी, अपोजिशन के जो नामी ग्रामी लोग हैं उनके साथ भी इनको आप देखते होंगे। इनके पास जो दोनों तरफ की खबरें हैं। अब मैं इनसे अब मेरा जो इनसे अगला सवाल ये है कि हुकूमती जो अरकान है नादर, वो ये बताइए कि वो बड़े कॉन्फिडेंट है, वज़ीर आज़म भी बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं और जलसों में बड़े उनको ऐसे लगता है कि बहुत पुरइत्माद हैं। वो कहते हैं सब होगा, अगला भी टेन्योर मेरा होगा। इसकी क्या वजह आप देखते हैं कि ये क्या वजह है कि क्या ये अपने वो इतने कॉन्फिडेंट है, दूसरी तरफ से अपोजिशन कॉन्फिडेंट है? क्या मसला क्या है? आप ज़रा खुल के इस पर बात करें। देखें, जो वफाकी वज़रा के बयानात हैं, आप अगर देखें तो हुकूमत कोई कॉन्फिडेंट नज़र नहीं आ रही। जो सियासी बयानात हैं वो दिए जा रहे हैं, वो फवाद चौधरी साहब की तरफ से, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से। लेकिन आप ये देखें कि वज़ीर आज़म साहब जो गुज़िश्ता 4 साल से उनके करीबी दोस्तों की डेथ्स हुई, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के भाई की डेथ हुई, उनको वज़ीर आज़म हाउस बुलाकर ताज़ियत की गई। लेकिन आप ये देखें कि अब वफाकी वज़रा तो ठीक है, लेकिन वज़ीर आज़म खुद वज़ीर आज़म हाउस से निकलकर अब ना सिर्फ लाहौर जा रहे हैं, ना सिर्फ कराची जा रहे हैं, ना सिर्फ पीर पगारा से मुलाकातों के लिए जा रहे हैं, ना सिर्फ फहमीदा मिर्ज़ा के साथ पास जा रहे हैं, लेकिन वो अब उनको वज़ीर आज़म हाउस नहीं बुला रहे। जो इजलास हैं वो वज़ीर आज़म हाउस में नहीं हो रहे, लेकिन वज़ीर आज़म खुद
पार्लियामेंट लाजिज़ में जाकर फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा से और जो दीगर अरकान हैं उनसे मुलाकातें कर रहे हैं। ये जो आपकी बात को मैं कता कलामी करता हूँ कि उस वक्त जब ये तनकीद हुई थी तो ये कहा जाता था कि जी सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी इजाज़त नहीं देती, तो क्या आजकल वो सिक्योरिटी नहीं है? देखें, यही एक सवाल है जहाँ पे आपका सवाल था कि हुकूमत कॉन्फिडेंट है, तो हुकूमत बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं है। बाकी अब फवाद चौधरी साहब या वफाकी वज़रा वो सामने आकर खुलकर तो नहीं कहेंगे कि हमारे नंबर पूरे नहीं हैं। आप अगर जो एक आईबी की रिपोर्ट का जिक्र किया जा रहा है कि 28 से 35 अरकान हैं, चलें लेट सपोज़ कि अगर वो नहीं भी हैं तो इत्तेहादी जमातें तो हुकूमत के हाथ से निकलते हुए नज़र आ रही हैं ना। अगर 17 वोट इन इत्तेहादी जमातों के मिला लें और उन 28 से 35 अरकान में से अगर आप 5 भी अंदाज़ा लगा लें कि अगर अपोजिशन के पास आ जाएं फिर तो 85 तक इनके नंबर पहुंच जाएंगे अपोजिशन के, तो हुकूमत बिल्कुल परेशान है। वो चौधरी शुजात हुसैन साहब ने ख़ुद जब मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म बनने के बाद उन्होंने मेरे साथ सिर्फ 2 मुलाकातें की हैं। यही वज़ीर आज़म थे जब अपोजिशन मुतहरिक नज़र आई और चौधरी शुजात साहब से मुलाकात की तो वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि अब आके अपोजिशन को चौधरी शुजात साहब की सेहत याद आई और जाके अयादत करें। फिर बाद में आपने देखा कि वज़ीर आज़म खुद भी चले गए। तो अब वफाकी वज़रा के बयानात अपनी जगह, लेकिन आप वज़ीर आज़म साहब की जलसों में तकारीर देखें, वज़ीर आज़म साहब का शेड्यूल देखें, मुलाकातें देखें, लाजिज़ में, लाहौर में पीर पगारा साहब से मुलाकात करने की कोशिश की लेकिन नहीं हुई। तो इस वक्त हुकूमत परेशान नज़र आ रही है और ये भी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि अगर इत्तेहादी जमातें ऐलान कर देती हैं कि वो अपोजिशन के साथ हैं तो शायद फिर सदर ममलकत को ये कहना पड़े वज़ीर आज़म को कि वो एतमाद का वोट ले। और शायद इसी वजह से ये बातें भी गर्दिश कर रही हैं कि शायद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की ज़रूरत ही पेश ना आए। अच्छा नादर, ये बताइएगा कि ये एक दम से पिछले 1-2 महीने से ये सारा सूरत हाल बनी है, जबकि जो हुकूमती एंड है वो ये कहते हैं कि जी इसके पीछे इंटरनेशनल जो माफिया है वो सरगर्म है, यानी यूरोप और अमेरिका और मुख्तलिफ इस तरह की बातें करते हैं। क्या वाकई ऐसी कोई चीज़ आपको नज़र आती है या फिर मुल्क के अंदर से उनको कोई आशीर्वाद मिली है जो अपोजिशन जमाते हैं, या अपने तौर के ऊपर ही खड़े हैं? और उसके अलावा ये जो पैसे वाला चक्कर है इसके ऊपर ज़रा देखें, जब मोहतरमा के ख़िलाफ़ तहरीक अदम-ए-एतमाद आई थी तो ये कहा गया था कि ये बैनुल अक़वामी साजिश है। लेकिन अब आप अगर देखें तो जिस दिन से इलेक्शन हुए हैं उस दिन से मौलाना फजल रहमान ने कहा कि आप हल्फ ना लें, असम्बली में ना जाएं, उसके बाद धरने हुए, फिर एपीसी हुई, फिर पीडीएम बना। तो अपोजिशन जो है वो 2018 के इंतखाबात के बाद अब तक मुतहरिक ही नज़र आई है। उन्होंने इंतखाबात को नहीं माना। बिलावल भुट्टो ने एक सिलेक्टेड का वर्ड जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया, फिर सिलेक्टर्स बीच में आए, फिर मौलाना साहब ने निकेदा अब्बा का एक लफ्ज़ जो है वो इंट्रोड्यूस किया। तो उन्होंने इन इंतखाबात को कभी माना नहीं। हाँ, अपोजिशन को ये शिकवा ज़रूर रहा, जैसे स्टेट बैंक का बिल हो गया, चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ तहरीक अदम-ए-एतमाद थी, तो अपोजिशन को ये गिला रहा कि शायद एम्पायर जो है वो न्यूट्रल नहीं है। अब शायद एम्पायर की तरफ से अपोजिशन को ग्रीन सिग्नल ये ज़रूर है कि अगर वो अपोजिशन के साथ नहीं भी है तो खान साहब के साथ भी नहीं है। तो इस वजह से आप देखें तो अपोजिशन भी बहुत कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है कि अगर ग्रीन सिग्नल ना होता तो वो अपोजिशन जिसके पास सेनेट में 15 वोट ज़्यादा थे, उसके बावजूद उनको सुबकी का सामना करना पड़ा, तो वो अपोजिशन इस वक्त कौमी असम्बली में अक़लियत में होने के बावजूद, मेजॉरिटी में ना होने के बावजूद इतनी कॉन्फिडेंट आखिर क्यों है? तो वो जो बैनुल-अक़वामी साजिश, तो बैनुल-अक़वामी साजिश तो देखें, वो तो जब मोहतरमा के ख़िलाफ़ था। अब जो बातें हो रही हैं वो कह रहे हैं बैनुल-अक़वामी साजिश नहीं, बल्कि ये बयानियाँ और ये चीज़ें तो 2018 से चल रही हैं। अब जो पीटीआई के अंदर लोग हैं उनको भी ये एहसास हो रहा है, बकौल जो अपोजिशन रहनुमा है उनके, कि उनका भी कोई मुस्तकबिल जो है वो बेहतर नहीं है और उनको अपना मुस्तकबिल तारीक नज़र आ रहा है। और अवाम, ये जो तहरीक अदम-ए-एतमाद है उन अपोजिशन रहनुमाओं के मुताबिक कि ये अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक है, तो इसमें बैनुल-अक़वामी जो अंसर है वो अपोजिशन रहनुमाओं के मुताबिक कहीं नज़र नहीं आ रहा। नहीं, लेकिन अगर अवाम की बात करें तो जलसे तो सबसे बड़े हो रहे हैं खान के, लोग आ भी रहे हैं और एक महंगाई के अलावा लोग हर चीज़ से खुश हैं। अगर उस हवाले से बात की जाए तो ये ऐसा नहीं लगता, लेकिन आपकी बात ये बिल्कुल ठीक है कि अपनी कारकर्दगी के बजाय इसको बैनुल-अक़वामी ये बताएंगे। चले अदम-ए-एतमाद अगर उनकी हो जाती, कामयाब हो जाते हैं,
तो आपकी लोगों के साथ चूँकि बात होती रहती है, ऑफ द रिकॉर्ड भी बातें होती रहती हैं, मुझे ये बताएं कि नेक्स्ट इनका क्या लाया अमल होगा, किसको वज़ीर आज़म बनाएंगे, क्या करेंगे, क्या उसके बाद क्या इससे बड़े बहरान के अंदर नहीं आ जाएंगे? देखें, ये तो चैलेंज है, जो मुआशी सूरत हाल है, ये तो अपोजिशन के सामने एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन अभी तक जो फाइनल हुआ है या जो बातें चल रही हैं, उसमें खुर्शीद शाह साहब का नाम भी था कि उनको शायद स्पीकर बनाया जाए, लेकिन अब नवीद कमर का नाम आ रहा है। वज़ीर आज़म के लिए आपको भी इल्म है कि शहबाज शरीफ का नाम सामने आ रहा है। इसके साथ साथ डिप्टी स्पीकर का जो ओहदा होगा वो मौलाना असद साहब, जो मौलाना फजल रहमान के बेटे हैं, और उसके हवाले से कहा जा रहा है कि उनको ये शायद ओहदा दिया जाए। और चेयरमैन सेनेट, वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अगर तहरीक ये कामयाब होती है तो फिर चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ भी तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी। और साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ़ रज़ा गिलानी का नाम चल रहा है कि उनको चेयरमैन सेनेट जो है वो बनाया जाए। तो लीडर ऑफ़ दी हाउस का जो एक ओहदा होगा तो फिर वो नून या इनके पास ही जाएगा। तो अभी तक का ये फार्मूला है। लेकिन अब देखने में ये आ रहा है कि हुकूमत जिसको 4 साल लगे इलेक्शन एक्ट में तरमीम करने में, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से कानून साजी में, क्या अगर ये तहरीक कामयाब होती है और एक सेटअप आता है 6 माह के लिए या 1.5 साल के लिए, क्या 1.5 साल में ये तमाम कानून साजी मुकम्मल हो सकेगी, इलेक्शन एक्ट में तरामीम हो जाएंगी? क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो उसमें फ़ैसला है उस हवाले से तरामीम जो है वो हुकूमत मंजूर करवाने में कामयाब होगी? क्योंकि अगर खान साहब को हटाया जाता है तो आपको ये भी मालूम है कि पहले भी अगर सबसे ज़्यादा अपोजिशन और मुतहरिक अपोजिशन के तौर पर या लीडर के तौर पर किरदार अदा किया तो वो तहरीक इंसाफ थी, जिन्होंने असम्बली से इस्तीफ़े भी दिए। तो अगर खान साहब को निकाला जाता है, जैसे उन्होंने ख़ुद कहा कि वो वज़ीर आज़म हाउस से निकले या हुकूमत से निकले तो ज़्यादा ख़तरनाक होंगे, तो ये आपको भी पता है कि हुकूमत से निकलने के बाद खान साहब के ये धरने, ये एहतजाज असम्बली के अंदर, असम्बली के बाहर ये जारी रहेंगे। तो क्या उस माहौल में 1.5 साल के अंदर हुकूमत ये कामयाब हो सकती है? हुकूमत को कामयाबी क्या ये हो सकेगी कि वो ये तमाम जो इस्लाहात हैं, इलेक्शन इस्लाहात, वो कर सके? क्योंकि अपोजिशन का तो यही मुताल्ला। लेकिन इसके अंदर सवाल ये पैदा होता है कि देखने वाली चीज़ ये भी है कि क्या नून लीग और मौलाना वो 1.5 साल इंतज़ार करेंगे? क्योंकि नवाज़ शरीफ इस वक्त, उनकी बेटी, ये दोनों जो है वो नाअहल हैं। ठीक है, शहबाज शरीफ को वक्ती तौर के ऊपर प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाएगा, लेकिन वो 1.5 साल इंतज़ार करेंगे? क्या ऐसी कोई बात है? देखें, अगर आप MQM को सिंध में इक़्तिदार का हिस्सा बना देते हैं, अगर आप परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला बना देते हैं, अब अगर शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन जाते हैं और आप बिलावल भुट्टो साहब को अगर वज़ीर ख़ारजा भी बना देते हैं, चलें अगर नहीं भी बनाते तो एक फ़ार्मूला तो है। तो ये भी तो हो सकता है कि इन ओहदों पर ये 1.5 साल की बजाय 3 साल लगा दें या उसमें इजाफा हो जाए। इसको तो आप रूल आउट नहीं कर सकते कि ये किस कानून के तहत असम्बली की उसमें इजाफा हो सकता है? वो कैसे हो सकता है? वो किसी जगह पे कानून में है ऐसी चीज़? तो माजी में क्या नहीं होता रहा? कौन से माजी में किसी असम्बली में मुझे बताएं उसकी तारीख बढ़ी है? पहले ज़रूर यहाँ पे ख़त्म हुई हैं असम्बलियाँ, कोई तारीख बढ़ने का कोई नहीं है, ना ही वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। बिल्कुल, कॉन्स्टिट्यूशन तो बड़ा वाज़ेह है, लेकिन अभी भी जो तहरीक जमा हुई है उसके बाद ये भी तो आपको पता है ना कि क्या क्या हो रहा है, क्या कहा जा रहा है कि ये होगा। जो आइन बिल्कुल वाज़ेह है, लेकिन उसके बावजूद आपने देखा कि सदारती निज़ाम की बात की गई। तो सदारती निज़ाम कैसे आ सकता है? आइन में तो नहीं है, उसके लिए तो आपको वो करना पड़ेगा सारा। तो आप किसी भी बात को रूल आउट नहीं कर सकते। लेकिन अगेन बात वही होगी कि क्या 1.5 साल के अंदर इंतखाबी इस्लाहात हो जाएंगे? अगर नहीं होंगे तो फिर उसी कानून के मुताबिक जिन पर अपोजिशन को तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो इलेक्शन की तरफ कैसे जाएंगे? बहुत बहुत शुक्रिया नादर गुरमानी, अपना कीमती वक्त निकाला है। नाजरीन, इनके पास अभी इन्होंने पार्लियामेंट ही जाना था, असाइनमेंट थी, क्योंकि लेकिन मैंने इनका कुछ वक्त लिया है। आपका एक मरतबा फिर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, थैंक यू वेरी मच। आपने सुना होगा जो इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल है। मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ। इजाज़त दीजिए हसीब भट्टी को।